आज है 26 नवंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की, जिसके अंतर्गत हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता, बिजनेस स्टैंडर्ड आदि महत्वपूर्ण अखबारों से महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। आज का पहला आर्टिकल, शिखर पर धर्म ध्वजा। 11:50 से 11:54 बजे तक के अभिजित मुहूर्त में धर्म ध्वजा शिखर पर हुई आरोहित। पीएम मोदी ने अभिजित मुहूर्त में किया राम मंदिर पर ध्वजारोहण। शिखर पर ध्वजा देख हुए भावुक बोले, यह उस यज्ञ की पूर्णाहुति जिसकी अग्नि 500 साल प्रज्वलित रही। सदियों के घाव भर रहे हैं और वेदना को विराम मिला। यह ध्वज संकल्प से सिद्धि का प्रतीक। ध्वजारोहण के साथ राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 5 अगस्त 2020 को मोदी ने किया था शिलान्यास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, धर्म ध्वजा पर प्रतिकूल मौसम निष्प्रभावी। धर्म ध्वजा देश की प्रतिष्ठित डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की आयुध पैराशूट फैक्ट्री कानपुर में निर्मित हुई है। ये प्रश्न आपका हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धर्म ध्वजा को जो है किसने बनाया है? ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की जो आयुध पैराशूट फैक्ट्री है कानपुर, उसने जो है इसको बनाया है। इसका वजन जो है लगभग 2 किलोग्राम है। ध्वजा पर मौसम की प्रतिकूलता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विपरीत वातावरण में 4 साल तक किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। अगला आर्टिकल, इथोपिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के धुएं का दिल्ली में भी असर, 11 उड़ानें रद्द। 1982 से अब तक 60 से ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोटों ने विमानन को प्रभावित किया है। अमेरिका व यूरोप सहित कई देशों से भारत आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को किया जा रहा है रद्द। तो इथोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट से उठे राख के बादल भारत के आसमान से मंगलवार रात गुजरे रहे। नई दिल्ली के आसमान में इन बादलों ने सोमवार देर रात की जो है पार कर लिया है। तो चर्चा में क्या आ गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका इथोपिया का हायली गुब्बी ज्वालामुखी, जिसके अंदर क्या है, विस्फोट हुआ है। अगला आर्टिकल, यूनेस्को की सूची में शामिल हो सकता है छठ महापर्व। आगामी 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक लाल किला में होने जा रही है यूनेस्को की बैठक। इस बैठक में छठ महापर्व को सूची में शामिल करने पर चर्चा होगी। छठ महापर्व यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में शामिल हो सकता है। भारत सरकार इस पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। इस प्रस्ताव पर प्रक्रिया चल रही है। इसका उद्देश्य छठ महापर्व की भव्यता और प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण के संदेश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। आगामी 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक लाल किले में होने जा रही यूनेस्को की बैठक में छठ महापर्व पर चर्चा होगी। वो पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस महापर्व को यूनेस्को की सूची में सम्मान के साथ स्थान मिल सकेगा। इससे पहले 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को इसी तरह की सूची में शामिल किया गया था। हालांकि दिवाली के त्यौहार को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इस बैठक में विश्व के 24 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। भारत पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। G20 और विश्व धरोहर समिति के बाद यह तीसरी बैठक है जिसकी भारत मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन को लेकर लाल किला में विदेशी अतिथियों को मिलाकर करीब 1500 लोगों के जुटने की उम्मीद है। अगला आर्टिकल, सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का पीएम आज करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हैदराबाद स्थित GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया की अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बुधवार को सुबह 10 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है जुड़ेंगे। SAEFI सफरान
की समर्पित मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा है, जो एयरबस A320 न्यू, बोइंग 535 मैक्स विमानों में इस्तेमाल होने वाले लीप इंजनों की सर्विसिंग करेगी। यह दुनिया की सबसे बड़ी विमान इंजन MRO सुविधाओं में से एक है और पहली बार किसी वैश्विक इंजन निर्माता ने भारत में MRO ऑपरेशन शुरू किया है। 45,000 वर्ग मीटर में फैली यह सुविधा करीब 1,300 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश से तैयार हुई है। यहाँ सालाना 300 लीप इंजनों की सर्विसिंग होगी और 2035 तक यह पूरी क्षमता पर पहुंचने पर 1,000 से अधिक भारतीय तकनीशियों और इंजीनियरों को रोजगार देगी। तो आपका सीधा प्रश्न बन जाएगा, सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है PM मोदी द्वारा। अगला आर्टिकल, संविधान दिवस पर आज संसद में भव्य आयोजन, 9 भाषाओं में तैयार संविधान का लोकार्पण, प्रस्तावना का होगा पाठ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष सभा को करेंगे संबोधित। संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को संसद के केंद्रीय हॉल में भव्य आयोजन होगा, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री व सांसद सदस्य भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में सरकार 2015 से संविधान दिवस मना रही है। संविधान के कुछ प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था, लेकिन अन्य प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, जब भारत एक गणतंत्र बना। संसदीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के संबोधन के बाद लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर 9 भाषाओं में तैयार संविधान का भी डिजिटल लोकार्पण होगा। संविधान को मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया भाषाओं में तैयार कराया गया है। कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोग राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। इसमें नागरिकों को भी शामिल होने का अवसर दिया गया है, जिसके लिए वे mygov.in और constitution75.com पर लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्विज और निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराने की भी योजना है। अगला आर्टिकल, असम में बहुविवाह पर रोक वाला विधेयक पेश। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में असम बहुविवाह रोकथाम विधेयक 2025 पेश किया। इसमें पहली बार बहुविवाह करने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय और छठी अनुसूची क्षेत्रों को विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। अगला आर्टिकल, नाबालिग के साथ लिव इन न केवल अनैतिक बल्कि अवैध, कोर्ट का सुरक्षा देने से इनकार। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, ऐसे संबंध को संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता। बाल संरक्षण से जुड़े मौजूदा कानूनों के उद्देश्य को विफल कर देगी ऐसी मंजूरी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश में नाबालिग लड़की के साथ लिव इन संबंध में रह रहे युवक को संरक्षण देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार का लिव इन संबंध न केवल अनैतिक है बल्कि पूरी तरह अवैध है। ऐसे संबंध को संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसे रिश्तों को संरक्षण दिया गया तो बाल संरक्षण से जुड़े मौजूदा कानूनों के उद्देश्य को विफल कर देगा। कोर्ट ने पॉस्को एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का उल्लेख करते हुए कहा कि नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार की सहमति आधारित यौनिक गतिविधि भी कानून अपराध मानी जाती है और ऐसे संबंधों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। अगला आर्टिकल, दूसरे राज्यों की SC की महिलाओं को उत्तराखंड में नहीं मिलेगा आरक्षण। हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि दूसरे राज्य की अनुसूचित जाति SC की महिलाएं जो विवाह के उपरांत उत्तराखंड में बसी हैं, उन्हें राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने मुरादाबाद में जन्मी और जसपुर ऊधम सिंह नगर निवासी व्यक्ति से शादी करने वाली अंशु सागर सहित 31 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। अगला आर्टिकल, हथियार न होने पर भी जवान करीबी खतरे को करेंगे नेस्ता नाबूद। 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भारतीय सेना की
त्रिशक्ति कोर का अमर युद्ध प्रशिक्षण। पारंपरिक हथियार तुरंत उपलब्ध न होने की स्थिति में दे सकेंगे प्रभावी ढंग से जवाब। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन अमर युद्ध प्रशिक्षण शुरू किया है। इसका उद्देश्य उत्तरी सीमा पर सबसे मुश्किल पहाड़ी क्षेत्रों में हाथ में हथियार न होने पर भी किसी भी करीबी खतरे को नेस्तनाबूद करने के लिए जवानों की पूरी तरह तैयार करना है। यह प्रशिक्षण शून्य से नीचे के तापमान और दुर्गम इलाकों में आयोजित किया जाता है, जो सैनिकों को पारंपरिक हथियार तुरंत उपलब्ध न होने की स्थिति में नज़दीकी लड़ाई में दुश्मन को प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता देता है। इससे युद्ध की तैयारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पीआरओ डिफेंस के अनुसार अमर एक आधुनिक युद्ध प्रणाली है जो पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट को क्लोज कॉम्बैट टेक्निक के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इसमें नंगे हाथों से मुकाबला, हथियार से लड़ाई, तनाव की स्थिति में नियंत्रित रहना और पूरी फिजिकल और मेंटल कंडीशनिंग शामिल है, जिन्हें हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। अगला आर्टिकल, सेना प्रमुख ने ऑपरेशन पवन में आहुति देने वाले जवानों को दी श्रद्धांजलि। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 1980 के दशक के आखिर में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान परमवीर चक्र विजेता मेजर रामस्वामी परमेश्वरन और अन्य सैनिकों के बलिदान को सम्मान देने के लिए नेशनल वार मेमोरियल पर मंगलवार को श्रद्धांजलि दी। मेजर परमेश्वरन ने इसी दिन 1987 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी परमेश्वरन को श्रद्धांजलि दी और उनके असाधारण साहस एवं बलिदान को याद किया। भारत और श्रीलंका के बीच 29 जुलाई 1987 को हुए समझौते के तहत किया गया ऑपरेशन पवन भारत की विदेश में पहली बड़ी शांति सेना की तैनाती थी। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स अगस्त 1987 में श्रीलंका में घुसी, जिसका काम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE को खत्म करना और जाफना प्रायद्वीप को स्थिर करना था। एक वक्त IPKF की क्षमता लगभग 1 लाख लोगों तक पहुंच गई थी, जिन्होंने मार्च 1990 तक बेहद कठिन आतंकवाद विरोधी परिस्थितियों में काम किया। एक्स पोस्ट में राजनाथ ने लिखा, मेजर रामस्वामी परमेश्वरन को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि। उन्होंने जाफना में ऑपरेशन पवन के दौरान असाधारण साहस और नेतृत्व कौशल का परिचय दिया। उनका सर्वोच्च बलिदान और दृढ़ निश्चय हमारे सशस्त्र बलों और हमारे देश के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है। अगला आर्टिकल, चने की नई किस्म PBG10 से दोगुनी पैदावार और अधिक प्रोटीन का वादा। PAU के वैज्ञानिकों ने 12 वर्ष तक शोध कर तैयार की चने की उन्नत किस्म पानी व श्रम दोनों ही कम लगने से बढ़ेगी कृषकों की आय। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU ने किसानों के लिए चने की नई किस्म PBG10 तैयार की है। यह किस्म न सिर्फ पोषण की दृष्टि से श्रेष्ठ है, बल्कि किसानों की आर्थिकी को भी मजबूत करने वाली है। यूनिवर्सिटी ने प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स विभाग ने इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद के सहयोग से 12 वर्ष की शोध और फील्ड ट्रायल के बाद इस किस्म को विकसित किया है। PBG10 की सबसे बड़ी खासियत इसका उच्च प्रोटीन युक्त होना है। इसमें 21.63% प्रोटीन है, जो चने की पारंपरिक किस्मों में 19 से 20% की होती है। इसके दाने भी बड़े हैं। 100 दानों का वजन 25.9 ग्राम होता है, जो पुरानी किस्मों 14 से 15 ग्राम की तुलना में अधिक है। उत्पादन के मामले में PBG10 शानदार है। फील्ड ट्रायल में इसकी औसत उपज प्रति एकड़ 8.6 क्विंटल दर्ज की गई है, जो पंजाब की मौजूदा किस्मों से लगभग दोगुनी है। अगला आर्टिकल, अगले साल 7 फरवरी से शुरू होगा विश्व कप। 8 मार्च को फाइनल। कुल 7 शहरों में 55 मैच खेलेंगी दुनिया की 20 टीमें। T20 विश्व कप में अमेरिका से पहला मुकाबला खेलेगा भारत। 5-5 टीमों के 4 ग्रुप बनाए गए हैं। विश्व कप की घोषणा के समय BCCI और ICC के
पदाधिकारी मौजूद रहे। रोहित शर्मा को जो है इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, 4 ग्रुप में 5-5 टीमें जो हैं ब्रेक की गई हैं। सुपर 8 में जो है आपका इस तरीके से आपकी 8 टीमें जो है पहुंचेंगी। ठीक है। पाकिस्तान से खराब रिश्तों के चलते जो है ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने सारे मुकाबले जो है श्रीलंका में खेलेगी, क्योंकि जो है वो भारत में नहीं खेलेगी। इसके अलावा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को टूर्नामेंट का एम्बेसडर जो है बनाया गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास नहीं लेने के बावजूद एम्बेसडर बनने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। अगला आर्टिकल, 1609 के स्पेनी सोने के सिक्के ने नीलामी में तोड़ा यूरोपीय रिकॉर्ड। स्पेन के राजा फिलिप तृतीय के लिए 1609 में ढाले गए एक बड़े सोने के सिक्के ने स्विट्जरलैंड में नीलामी में यूरोप का सबसे मूल्यवान सिक्का बनकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 339 ग्राम का यह अनोखा सिक्का करीब 28 लाख स्विस फ्रैंक यानी 34.9 लाख डॉलर में बिका। जिनेवा स्थित न्यूमिस्मेटिक्स जेनेवेसिस एफ.ए. ऑक्शन हाउस ने कहा कि इसकी शुरुआती कीमत 20 लाख स्विस फ्रैंक थी। फेंटेन या पूर्व स्पेनिश मुद्रा में 100 एस्कुडो मध्य स्पेनिश शहर फोगबिया में अमेरिका गए विजेताओं द्वारा लाए गए सोने से बना था। ऑक्शन हाउस के संस्थापक एलन बैरन ने बताया कि इसे शाही संपत्ति व शक्ति प्रदर्शन के लिए बनाया गया था। यह सिक्का 1950 के पास अमेरिका में मिला, जहां न्यूयॉर्क के एक संग्रहकर्ता ने खरीदा। एक दशक बाद इसे एक स्पेनिश खरीदार को बेच दिया। तो स्विट्जरलैंड में नीलामी में सोने का सिक्का जो आपको इमेज में दिख रहा होगा। अगला आर्टिकल, एम्स की नई तकनीक, बिना चीरा व टाँका एक सुई से मिर्गी का इलाज। अब तक 50 से अधिक बच्चों का हो चुका है सफल उपचार। 1 घंटे में हो जाता है पूरा उपचार। 24 घंटे में मरीज जो है डिस्चार्ज हो जाता है। मिर्गी के ऐसे रोगियों, विशेषकर छोटे बच्चे जिन पर दवा हो जाती है बेअसर, उनके लिए यह उम्मीद की नई किरण। पहली बार एम्स के बाहर इजराइल में सफल प्रयोग, पुरानी महंगी सर्जरी से 10 गुना सस्ती और सुरक्षित। तेल अवीव मेडिकल सेंटर के न्यूरोसर्जन प्रोफेसर जोनाथन रोथ और प्रोफेसर इदो स्टाउस को रोटेक तकनीक से उपचार के लिए प्रशिक्षित करते प्रोफेसर डॉक्टर शरद चंद्रा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों ने मिर्गी एपिलेप्सी के जटिल और दवा रोधी उपचार का समाधान विकसित किया है। इससे अब असाध्य मिर्गी का उपचार सिर्फ एक सुई इनवेसिव तकनीक से संभव हो गया है। इसमें न बड़ा चीरा लगता है, न टाँका, खून बहने का खतरा ना के बराबर होता है। रोबोटिक्स थर्मोकोएगुलेटिव हेमीस्फेरोटोमी ROTCM नामक इस तकनीक से ऐसे रोगियों, विशेषकर छोटे बच्चों जिन पर मिर्गी की दवा असर करना बंद कर देती है, का उपचार आसान, सुरक्षित और कम खर्चीला हो गया है। तो इसी के साथ आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होते हैं। वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखते हुए पहुंचे हैं, प्लीज़ कमेंट करें आई हैव डन इट। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताएं। साथ में इसकी PDF और इमेज प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ें।